हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय डियर स्टूडेंट, अपना जो चैप्टर चल रहा है भारत का अपवाद तंत्र, तो इसके अंतर्गत अपन जो है भारत की जो प्रमुख नदियां उनको पढ़ रहे थे अपन, और प्रमुख नदियों के अंदर अपन सिंधु नदी पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में एक वीडियो सिंधु नदी का पढ़ लिया अपन ने, एक गंगा नदी पढ़ ली। ठीक है, अब आगे की जो और नदियां बच गई उन नदियों को आज अपने वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं भारत का अपवाद तंत्र। भारत का अपवाद तंत्र, तो अपने जो भारत का अपवाद तंत्र है, इस अपवाद तंत्र के अंदर आज गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनको देखेंगे। तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, यमुना नदी के बारे में आज अपन पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यमुना नदी जो है ये भारत की जो गंगा नदी है, गंगा की सबसे पश्चिमी नदी, सबसे पश्चिमी व सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे पश्चिमी का मतलब कि गंगा नदी के पश्चिमी किनारे से जो निकलती है, मतलब लगभग इसका उद्गम जो है वो गंगा के समानांतर ही उत्तराखंड के अंदर एक जगह है यमुनोत्री ग्लेशियर, और इस यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अब यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो हिमालय पर्वतमाला के बंदरपुर श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर बंदरपुर श्रेणी में आता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसका उद्गम यमुना का उद्गम होता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बंदरपुर श्रेणी, बंदरपुर श्रेणी। इस बंदरपुर श्रेणी में यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। दूसरी अपनी जो यमुना नदी है ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी भी है, और दूसरी बात सबसे लंबी सहायक नदी भी मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें बंदरपुर श्रेणी यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है, और ये नदी जो है लगभग 1384 किलोमीटर, 1384 किलोमीटर बहने के बाद में उत्तर प्रदेश में जगह का नाम है प्रयागराज। इस प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इलाहाबाद अपने भारत में जब मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने इलाहाबाद नाम रखा था इसका, जबकि पहले इसका नाम क्या था, प्रयागराज की जगह पहले नाम था इसका प्रयाग। तो प्रयागराज के अंदर ये नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा में कहां मिलती है, प्रयागराज के अंदर। इस प्रयागराज के अंदर 3 नदियों का संगम होता है। तो गंगा के साथ में एक अपनी सरस्वती नदी भी यहाँ पर मिलती थी, लेकिन वर्तमान समय के अंदर सरस्वती नदी जो है वो क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। तो यमुना के बारे में आपको उसका उद्गम ध्यान रखना है, इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है, और गंगा के अंदर कहां मिली है, प्रयागराज के अंदर ही मिल जाती है। ठीक है, और इसकी देखो खासियत में देख लेते हैं। इस पे कुछ बांध बने हुए, इसमें आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हथिनी बैराज, हथिनी कुंड बैराज,
एक यमुनानगर है, यमुनानगर बैराज, ठीक है, ये दो प्रसिद्ध बांध है इसमें। तो यहाँ से हथिनीकुंड जो बैराज है इससे यमुना नहर निकाली गई है, यमुना नहर, ठीक है, यमुना नहर निकाली गई। तो मानचित्र में देखेंगे किस प्रकार से यमुना नहर निकाली गई है और कौन कौन से राज्यों को सिंचाई के लिए पानी यहाँ से उपलब्ध होता है। तो यमुना नहर जो हथिनीकुंड बैराज से निकाली गई है और यमुनानगर बैराज में दोनों की है कहाँ पर है, तो आप लोग बता दो कि ये दोनों हरियाणा के अंदर बनी हुई है। इसके अलावा एक वजीराबाद बांध है और एक ओखला बैराज है, वजीराबाद और एक ओखला, ओखला बांध, ये बांध भी इसी यमुना नदी पर बने हुए हैं, ठीक है। ये तो इसकी बात होगी। फिर इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां, तो यमुना की जो सहायक नदियां हैं, इन यमुना की सहायक नदियों के अंदर इसके दाहिनी ओर से और बाईं ओर से दोनों से नदी निकलती है। तो इसमें देखो पहले देख लेते हैं अपन दाईं ओर से, तो दाईं ओर से इससे जो नदी मिलती है उसमें एक नदी है टोंस नदी, सबसे पहले इसमें टोंस नदी मिलती है। फिर एक नदी का नाम है रिहंद नदी, रिहंद नदी, मतलब टोंस नदी जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलकर किसी के आसपास वाले भारत के अंदर इस नदी के अंदर मिल जाती है। तो इसके अंदर एक रिहंद है, एक आ गई आपकी हिंडन नदी, हिंडन, और एक है वरुणा नदी। ये जो नदियां हैं इसकी प्रमुख नदियां हैं जो दाईं ओर से मिलती है और एक इसके, तो ये बाईं ओर की नदियां हैं, बाईं तक से मिलने वाली नदियां हैं, बाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं इनमें अपनी नदी चंबल नदी है, तो चंबल, काली सिंध, काली सिंध, सोन नदी, सॉरी केन नदी, केन, बेतवा, पार्वती आदि नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये नदियां होगी। उसके बाद में इस नदी पर कौन कौन से शहर बसे वो अपने मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। तो आप लोग ये बेसिक चीजें हैं वो नोट कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं यमुना नदी की जो, यमुना नदी के जो किनारे हैं उस किनारे पर भारत के कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं। देखो जैसे यहाँ पर एक बांध, ये सॉरी ग्लेशियर है यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से ये नदी निकलती है, ठीक है। यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। यहाँ से निकलने के बाद में इस पर वो प्रमुख जो शहर है वो है एक तो है यमुनानगर, यमुनानगर हरियाणा में है। इसके बाद में एक आपका पानीपत, पानीपत का नाम सुना होगा आपने। एक आपका सोनीपत, सुना होगा नाम। पानीपत का एक युद्ध हुआ था प्रसिद्ध, तो वो पानीपत का है, पानीपत, सोनीपत। इसके बाद में इस पर एक प्रमुख शहर अपने देश की राजधानी दिल्ली। कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली कौन सी नदी के किनारे पर है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर है और एकदम से बीचों बीच से ये नदी दिल्ली से निकलती है। उसके बाद में देखो फरीदाबाद, फरीदाबाद, वल्लभगढ़, वल्लभगढ़, ठीक है, फरीदाबाद, वल्लभगढ़। फिर आ गया पलवल, पलवल आ गया। इसके बाद में मथुरा, फिर आगरा, ठीक है, आगरा। आगरा के बाद में एक शहर है इटावा, और इटावा के बाद में ये नदी जो है
यमुना के अंदर मिल जाती है। मैं यहाँ पे तो ये शायद लिख दी मैंने, और अब इस प्रकार से मैं नदी की धारा लिखा हूँ। तो इस प्रकार से ये नदी जो है अंत में गंगा नदी के अंदर, गंगा नदी इस गंगा में मिल जाती है। गंगा के अंदर ये जो जगह है इसको बोलते हैं प्रयागराज। 3 नदियों का संगम स्थल है, और यहाँ से इसकी सहायक नदी होती सरस्वती नदी, जो वर्तमान समय के अंदर क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। तो ये सारे के सारे शहर जो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अब देखो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां जैसे टॉन्स नदी है, तो यहाँ से इसका उद्गम होकर इसमें एक नदी मिलती है टॉन्स नदी। फिर एक नदी है रिहंद नदी, एक नदी है हिंडन नदी। हिंडन नदी लगभग नेपाल वाले भाग से ये नदियाँ निकलकर यमुना के अंदर आ जाती है। तो नेपाल वाले भाग से नहीं निकलती है, ये अपने भारत के ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इन क्षेत्रों से इस नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा एक वरुणा नदी है, वरुणा, और एक है सिंगर नदी। ये जो नदियां हैं इसके दाहिने तट से मिलती है। इधर बाएं तट से इसकी नदी निकल के देखो ये इस प्रकार से इसके समानांतर बहती है, और यहाँ पर इटावा के निकट इसके अंदर मिल जाती है। इसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी क्या आप जानते हो, चंबल का जो उद्गम है चंबल नदी। चलो इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, एक बार बेसिक चीज पढ़े थे, चंबल को बाद में पढ़ेंगे अपन विस्तृत रूप से। चंबल की सहायक नदी है बनास नदी, पार्वती नदी, कालीसिंध नदी, आहू नदी, ठीक है, बेड़क नदी। तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं इसके अंदर जाकर मिलती है। फिर इधर से केन नदी, एक नदी आ गई बेतवा। ये सारी नदियां इसके अंदर मिलती है इसके दाहिनी ओर से। ठीक है, चंबल, बेन, बेतवा। इसके अलावा और चंबल की सहायक नदियां इसके अंदर मिलने के बाद में चंबल नदी जो है इटावा के निकट एक जगह का नाम है मुरादगंज। इस मुरादगंज नामक स्थान पर चंबल नदी अपना जल यमुना नदी के अंदर छोड़ देती है। तो इस प्रकार से ये चंबल नदी का तंत्र है और गंगा में मिल जाती है, और गंगा नदी को अपना पानी खा ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। मतलब यमुना नदी जो है डायरेक्ट जाकर बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती, यमुना में ये गंगा के अंदर मिल जाती है, और मिलने के बाद में गंगा नदी अपना जहाँ ले जाती है पानी बंगाली खाड़ी में। और यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है सुंदरबन का डेल्टा। ये अपन पढ़ चुके हैं सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, वो सुंदरबन को माना गया है। ठीक है, तो ये आपका यमुना नदी होगी। यमुना नदी के बाद में और इसकी सहायक नदियां और देख लेते हैं फटाफट। गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी है, सारी नदियों का विवरण अपने को नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा चंबल नदी के बारे में मैं आपको करवा देता हूँ कि चंबल नदी जो है किस प्रकार से अपने भारत में बहती है और कैसे राजस्थान के अंदर बहती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नदी है चंबल। चंबल नदी, पहली बात इसका उद्गम। इसका उद्गम होता है आपका एमपी में विंध्याचल पर्वतमाला। पर्वतमाला में जगह का नाम है जानापाऊ की पहाड़ी। जानापाऊ की पहाड़ी महू के निकट है। ठीक है, जानापाऊ की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। चंबल का एक उपनाम है, इसका उपनाम है चर्मणवती नदी। चर्मणवती नदी भी इसको कहा जाता है, या फिर राजस्थान में इसको कामधेनु नदी भी कहते हैं। कामधेनु, ठीक है, राजस्थान की कामधेनु नदी कौन सी है, चंबल नदी। और चर्मणवती नदी कौन सी है, चंबल नदी। ठीक है, यहाँ से उद्गम होने के बाद में ये नदी जो है राजस्थान में बहती है। जैसे
प्रकार से जैसे ये राजस्थान है, यहाँ से कोई नदी निकली, मान लो ये विंध्याचल पर्वत है और विंध्याचल के अंदर मान लो जनाबाव की पहाड़ी, यहाँ से इस प्रकार से नदी निकलती है। ठीक है, ये नदी निकली विंध्याचल पर्वत से राजस्थान में। राजस्थान में प्रवेश करती है, जिले का नाम चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर जगह का नाम है चौरासीगढ़, चौरासीगढ़। और इस चौरासीगढ़ के अंदर जगह का नाम है भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़। इस भैंसरोडगढ़ से इस नदी का प्रवेश राजस्थान में होता है और यहाँ पर जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात का नाम है सूलिया जलप्रपात, ठीक है, सूलिया जलप्रपात। और इसी क्षेत्र के अंदर इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम है आपका ब्राह्मणी नदी या बामनी नदी बोलते हैं, बामनी नदी। ये बामनी नदी जो है इसी भारत के अंदर आकर इसमें मिलती है। और सूलिया जो जलप्रपात है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो माना जाता है, ठीक है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर चौरासीगढ़ नामक जगह पर ये सूलिया जलप्रपात है वो बना हुआ, ठीक है। अब देखो ये नदी जो है कोटा के अंदर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी इनके अंदर बहती है। कितनी लंबाई में? 153 किलोमीटर है, वो राजस्थान में बहती है, ठीक है। 153 किलोमीटर राजस्थान में बहती है और एक 241 किलोमीटर ये राजस्थान प्लस एमपी की सीमा पर बहती है, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर इसकी कुल लंबाई कितनी है? 241 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है, ये कुल लंबाई है आपकी 965 या 966 किलोमीटर, ये इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में लंबाई इसकी मात्र 153 किलोमीटर है। और ओवरऑल अगर देखें अपन इसकी सीमा वगैरह पे तो ये राजस्थान के लगभग 241 किलोमीटर एरिया के अंदर ये राजस्थान की और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, ये प्रसिद्ध नदी है, किस किस के लिए प्रसिद्ध है? एक तो ये अवनालिका के लिए प्रसिद्ध है, अवनालिका अपर्तन, ठीक है। एक नाम है उत्थान भूमि, एक आता आपका बीहड़ भूमि, बीहड़ क्षेत्र लिखते दो, और एक नाम आता है डांग क्षेत्र। इन चारों के लिए चंबल नदी विख्यात है। चारों के लिए चंबल क्या है? कुख्यात है। और कुख्यात क्यों है? क्योंकि विख्यात का मतलब तो होता है जो अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध होता है, और कुख्यात कौन होता है? जो बुरे काम करता है उसको क्या कहते हैं अपन? कुख्यात। तो ये जो मैंने नाम लिख रखे हैं, अवनालिका अपर्तन, उत्खात भूमि, बीहड़ क्षेत्र, डांग क्षेत्र, ये सारे के सारे क्या है? ये बेकार की जमीन है, ठीक है ना, इसलिए इसको कुख्यात मानते हैं। अवनालिका पर जानते हो आप लोग कि ऐसा बंधन जिसके अंदर नालियां बन जाती है इस प्रकार से, गहरी गहरी नालियां इस प्रकार से, ठीक है। क्षेत्र में 100 मीटर तक गहरी नालियां पड़ जाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? अवनालिका अपर्तन बोलते हैं। तो ये नदी ज्यादा करती है। दूसरी बात, इन नदियों के भाग वाले, जैसे मान लो यहाँ पर ये अवनालिका अपर्तन हो रहा है, ठीक है, और बीच वाला ये वाला भाग जो है ये ऊपर उठ गया है, और इस भाग को कहते हैं अपन उत्थान भूमि, मतलब दोनों तरफ खाई होगी, ऊपर बीच में टीलेनुमा आकृति बन गई, इसको अपन क्या कहेंगे? उत्थान भूमि। किसी काम के लिए इस उत्थान भूमि पर मान लो कोई पेड़ पौधे उग गए, बारिश के मौसम में क्या होता है? यहाँ पर घने जंगल बन जाते हैं, तो जंगल बन गए तो इस क्षेत्र का नाम हो गया बीहड़। क्या हो गया? बीहड़।
बीहड़ इसी क्षेत्र को नाम खासकर जब जंगल हो गए तो उसको बीड़ बोलेंगे। और इन्हीं बीहड़ों के अंदर क्या होते हैं, डाकू छिपते हैं। उत्पाद भूमि बीहड़ क्षेत्र जो है ना, ये डरावनी जगह हो गई, इसलिए यहाँ पर डाकुओं का निवास हो जाता है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ गया डांग क्षेत्र। ठीक है। अब प्रश्न आपको ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा उत्पाद भूमि किस जिले में है, सबसे ज्यादा उत्पाद भूमि किस जिले में है, तो राजस्थान के अंदर धौलपुर जो जिला है अपना, इस धौलपुर के अंदर सबसे ज्यादा उत्पाद भूमि है वो पाई जाती है। 3 जिलों का नाम पूछे तो धौलपुर, सवाई माधोपुर, और एक नाम आ गया करौली। ये तीनों जिले जो है, इन 3 जिलों के अंदर उत्पाद भूमि बीहड़ क्षेत्र वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं। एक जिले की बात करें तो धौलपुर आएगा। डांग क्षेत्र भी सबसे ज्यादा कहाँ है, धौलपुर के अंदर ही है, क्योंकि यहाँ पर डाकू निवास करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया डांग क्षेत्र। ठीक है। तो इस प्रकार से ये नदी बहती है और इसकी कोई खास बात है वो देख लेते हैं। अब देखो इस नदी पर 4 बांध बनाए गए। एक नाम आता है गांधी को राज, गांधी को राज। यहाँ से 4 बांधों के नाम बताएंगे। गांधी सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, एक राज है राणा प्रताप सागर, और एक आ गया जवाहर सागर, जवाहर सागर। 4 बांध बन गए भाई। क्रम से पहले गांधी सागर बना, उसके बाद में कोटा बैराज, फिर राणा प्रताप सागर और लास्ट में जवाहर सागर बांध बना। इस भाग के अंदर यहाँ पर जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो इससे पहले यहाँ पर जो बांध है ये गांधी सागर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा है, राणा प्रताप सागर, और ये 2 बांध जो है वो कोटा के अंदर। ठीक है, जवाहर सागर और कोटा बैराज। राणा प्रताप सागर बांध के किनारे अपने राजस्थान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी स्थित है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, रावत भाटा। ये रावत भाटा जो है इसी राणा प्रताप सागर बांध के पास में ही बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये 4 बांध है। यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी जो है यमुना नदी के अंदर मिलती है, इटावा के निकट। जगह का नाम मुरादगंज, मुरादगंज नामक स्थान पर जाकर ये किसको मिल गई, यमुना के अंदर मिल गई। फिर इसकी साइड नदियाँ जैसे काली सिंध नदी, पार्वती नदी, आहू नदी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, इसी प्रकार एक नदी बनास नदी, बनास की साइड नदी बेड़क नदी। ठीक है, और बहुत सारी इसकी साइड नदियाँ हैं। तो ये सारी नदियाँ इसके अंदर पानी मिलाती है और लास्ट में ये कहाँ जाती है, नजर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, कुल लंबाई 265 किलोमीटर है और बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी है। चंबल नदी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है और क्यों प्रसिद्ध है, ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये अपनी चंबल नदी हो गई, यमुना नदी हो गई। इसके बाद में एक नदी अपन और डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद देखो एक प्रमुख नदी है गंडक नदी, गंडक नदी, गंडक नदी। इसका उद्गम जो है 2 धाराओं से होता है, एक तो काली गंडक और एक का नाम है त्रिशूल गंडक। ठीक है, ये 2 धाराओं से मिलकर कौन सी नदी बनती है भाई, गंडक नदी। ठीक है, कहां से उद्गम होता है, तो इसका उद्गम जो है नेपाल से होता है। ठीक है, नेपाल से इसका उद्गम होता है और ये गंगा की साइड नदी है। मैंने इसको पहले करा दिया था, पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। इसी प्रकार घाघरा नदी है, तो घाघरा नदी का उद्गम जो है मापचा हिमनद है, नेपाल से होता है इसका उद्गम, और ये नदी जो है छपरा के तरफ गंगा में मिल जाती है। और इस घाघरा नदी की एक साइड नदी है शारदा नदी, शारदा या काली नदी।
इस काली नदी शारदा नदी का इसका विवाद जो है वो अभी वर्तमान समय के अंदर भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है। सीमा का विवाद है क्योंकि काली नदी जो है इन दोनों की सीमा बनाती है। ठीक है, इसी प्रकार एक नदी है कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी नदी जो है इसको सप्तकोसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका? सप्तकोसी नदी भी कहते हैं क्योंकि इसका उद्गम जो है 7 धाराओं से होता है। इसका उद्गम कितनी धाराओं से होता है? आप बताओगे कि 7 धाराओं से इस नदी का उद्गम होता है, इसलिए इस नदी का क्या नाम है? सप्तकोसी नदी है। निकलती कहां से है? तो इसका जो उद्गम है ये होता है नेपाल से। नेपाल में जो पहाड़ी का नाम तो एक जगह का नाम है गोसाई थान की पहाड़ियां, गोसाई थान। इस गोसाई थान से इसका उद्गम होता है। यहां से इसकी मुख्य धारा है अरुण। कोसी नदी की मुख्य धारा कौन सी है? अरुण। तो अरुण नदी का उद्गम गोसाई थान से होता है। इसके बाद भी इसकी 7 धाराएं यहाँ पर इसी अरुण नदी के अंदर मिल जाती है और लास्ट में मिलने के बाद में एक नदी बनती है, इसका नाम हो गया कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी जो है मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। मार्ग परिवर्तन के लिए क्या है? विख्यात है। मार्ग परिवर्तन अधिक करने के कारण इस नदी में बाढ़ अधिक आती है। बाढ़ आती है अधिक, और बिहार में अधिक बाढ़ आने के कारण इसको बिहार का स्रोत कहा जाता है। ठीक है, बिहार में बाढ़ अधिक आने के कारण वहां पर जान माल का नुकसान होता है, इसलिए इस नदी को बिहार का स्रोत है वो कहा जाता है। ठीक है, और भागलपुर के निकट, भागलपुर के निकट ये गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन राष्ट्रीय उद्यान ये है। तो ये जो भागलपुर के निकट ही ये बनाए गए हैं। तो ये आपकी कोसी नदी है। कोसी नदी के बाद में रामगंगा नदी है, गोमती नदी है। ये छोटी मोटी नदियाँ हैं, इनके बारे में कोई ज़्यादा विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से अपने जो गंगा नदी का पूरा अंतर है, ये गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ अपनी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप लोगों को समझ में होगी। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। अगले वीडियो के अंदर अपन इसकी जो कुछ बची हुई नदियाँ हैं, जैसे दामोदर नदी है, दामोदर नदी करने के बाद में अपन ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।